नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से पहली कहानी बड़े भाई साहब। इसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। इस कहानी को लिखा है प्रेमचंद जी ने। जब यह कहानी आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जैसे कि प्रेमचंद अपने बड़े भाई के बारे में हमें बता रहे हैं। यह जो स्टाइल है, यह जो शैली है, वह कहलाती है आत्मकथात्मक शैली। लेकिन यह रियल स्टोरी नहीं है, यह एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसे आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस भाग में आए कठिन शब्द और मुहावरों के अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ ताकि पाठ को समझने में आपको आसानी हो। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। तो यहाँ पर राइटर स्टोरी में जो स्पीकर है वो अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा है कि उसके बड़े भाई उससे 5 इयर्स बड़े हैं, लेकिन अगर क्लास वाइज देखें तो केवल 3 दर्जे मतलब 3 कक्षा ही वो उनसे आगे हैं। मतलब ये जो डिफरेंस क्लास का आया है, इसका रीजन ये नहीं है कि वो अर्ली एज में स्कूल जाने लगे थे और जो स्पीकर है वो बाद में पढ़ने गया। दोनों ने सेम एज में ही स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन तालीम तालीम मतलब शिक्षा, तो शिक्षा को वो बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। शिक्षा को वो महत्वपूर्ण मामला मानते हैं, इसलिए वो इसमें कोई जल्दबाजी मतलब जल्दी जल्दी क्लासेस पास करके आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। तो राइटर यहाँ बता रहा है कि जो एजुकेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी बुनियादी मतलब आधारभूत या बेसिक नॉलेज है वो उसको बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे की जो एजुकेशन है तभी वो अच्छे से ले पाएंगे अगर उनका बेसिक्स बहुत क्लियर और स्ट्रांग हो। इसलिए वो एक क्लास में 1 साल की जगह 2 साल रहते हैं, और कभी कभी तो 3 साल एक क्लास में रहते हैं। इसका रीजन ये नहीं है कि वो फेल हो जाते हैं, बल्कि वो जानबूझकर एक एक क्लास में ज़्यादा समय तक पढ़ना चाहते हैं जिससे उनका नॉलेज और ज़्यादा स्ट्रांग हो, ऐसा स्पीकर या राइटर को लगता है। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। बुनियाद मतलब जिसका जो आधार है, जो स्ट्रक्चर है, अगर वही स्ट्रांग, पुख्ता मतलब मजबूत, तो जो उनकी एजुकेशन आगे वो करेंगे वो स्ट्रांग कैसे रहेगी। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। तो राइटर बता रहा है कि उसकी एज 9 इयर्स है और उसके के बड़े भाई की एज 14 इयर्स है। इसलिए वो मुझे डांट सकते हैं, मेरी तंबीह करना मतलब डांटना, डपटना और निगरानी करना, पूरा ध्यान रखना, इसका उनको बाय बर्थ राइट है। और राइटर चूंकि राइटर छोटा है तो यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी ऑर्डर दे, जो भी हुक्म दे, आदेश करे, उसका वो पालन करे। हुक्म मतलब आदेश, जो भी वो ऑर्डर दे छोटा भाई उसे सुने क्योंकि वो बड़े हैं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा है कि वो बहुत स्टूडियस थे, हमेशा पढ़ते रहते थे। हमेशा उनकी जो बुक रहती थी वो खुली रहती थी, और कभी जब वो पढ़ पढ़ के थक जाते थे तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कभी नोटबुक में तो कभी टेक्स्ट बुक के हाशिए में मतलब मार्जिन वाले एरिया में वो कभी चिड़ियों की पिक्चर बनाते, कभी कुत्तों की, कभी बिल्लियों की ड्राइंग बनाया करते थे।
कभी-कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते हैं। मतलब कभी-कभी उनकी जो नोटबुक होती थी उसमें राइटर देखता था कि एक ही नाम को उन्होंने 10-20 बार लिख दिया है या एक ही वर्ड या एक सेंटेंस को उन्होंने 10-20 बार लिख दिया है। कभी एक शेर को बार-बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना ही कोई सामंजस्य। तो कभी कोई शेर शेर मतलब कविता की लाइनों को बहुत नीट राइटिंग में वो अपनी नोटबुक में कॉपी करते और कभी ऐसा कुछ लिख देते, ऐसा वर्डिंग्स रहती कि जिसको राइटर समझ नहीं पाता, जो स्पीकर है वो नहीं समझ पाता और ना ही वो उसको समझ पाता कि उसमें क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या उसका मीनिंग क्या है। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। तो जैसे कि वो एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने अपने बड़े भाई की नोटबुक में एक लाइन लिखी हुई देखी, इबारत मतलब लाइन, एक सेंटेंस जिसमें लिखा था स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम 1 घंटे तक, और ये सब लिखने के बाद नीचे एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। तो राइटर को ये समझ में नहीं आया। हो सकता है कि वो बड़े भाई जो टफ वर्ड्स रहते होते हैं, उनकी स्पेलिंग प्रैक्टिस करते होंगे और जो कि छोटे भाई को समझ में नहीं आता होगा। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि उसने चेष्टा चेष्टा मतलब कोशिश की, ये क्या उन्होंने पहेली लिख कर रखी है इसको सॉल्व करने की, उसको समझने की कि ये लाइन का मीनिंग क्या होता है, लेकिन वह असफल रहा मतलब अनसक्सेसफुल रहा। और उसमें ना ही अपने बड़े भाई से पूछने की हिम्मत थी, साहस मतलब हिम्मत, करेज ही नहीं था कि बड़े भाई से पूछे कि आपने ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसके बड़े भाई 9वीं जमात मतलब 9th क्लास में थे और वह 5th क्लास में था। इसलिए उसको लगता था कि जो बड़े भाई पढ़ रहे हैं उसको उससे वह नहीं समझ सकता क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो छोटा मुंह बड़ी बात यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि छोटा होकर भी बड़ों जैसा व्यवहार करना, जो ठीक नहीं होता है और ना ही आप बड़ों जैसा सब कुछ समझ सकते हैं। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। तो अब जो स्पीकर है वो अपने बारे में बता रहा है कि उसका जी जी मतलब मन, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो 1 घंटा भी टेक्स्ट बुक लेकर नहीं बैठ सकता था। ऐसा लगता था कि बहुत कठिन काम है। पहाड़ लगना मतलब कठिन काम होना। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। तो जहां भी उसको चांस मिलता था तो वो अपने हॉस्टल के रूम से निकलकर बाहर ग्राउंड में आ जाता था। कभी जो स्टोन्स रहते थे उन्हें ऊपर फेंक कर कैच कैच खेलता था। कभी जो पेपर रहता है उसके तितलियां बनाकर वह उड़ाता रहता था। और कभी कोई फ्रेंड मिल गया तो और भी ज्यादा मस्ती रहती थी। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। तो जब फ्रेंड रहते थे तो वो फ्रेंड क्या करते थे, दीवारों पर चढ़ते और नीचे कूदते, या फिर जो उनका गेट था उस पे चढ़कर वो उस गेट को ऐसे आगे पीछे घुमाते जैसे कि वो किसी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। और राइटर बताता था फिर जब वो वापस रूम में आता था तो भैया का जो रुद्र रूप मतलब क्रोध से भरा हुआ रूप देखता था, वो गुस्से से भरा रूप। तो भैया का गुस्से से भरा हुआ रूप देखकर उसके प्राण सूख जाते थे, मतलब उसे बहुत डर लगता था। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। तो मतलब जब भी वो कहीं बाहर से खेल कूद कर रूम में वापस आता था तो उसके बड़े भाई साहब, ऑब्वियसली कोई भी पूछेगा आप अगर बिना बताए जाएंगे, तो उससे पूछते थे कि तुम कहाँ थे। और जब जितनी जोर से वो इस आवाज में ये प्रश्न पूछते थे उसका जवाब वो हमेशा चुप रहकर देता था। मौन रहना मतलब चुप रहना। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह
और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। तो क्योंकि उस राइटर के मुँह से वो ऐसी सिंपली ये नहीं निकलता था कि अरे भैया मैं तो खेलने गया था। वो चुप इस रहता था, तो इसका मतलब ये है कि उसने वो गिल्टी है, उसने गलती की है और वो अपनी गलती या अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहा है। और फिर भाई साहब क्या करते थे, थोड़ा गुस्से में और थोड़ा प्यार से उसे लेक्चर देते थे और उसे समझाते थे। उसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता था। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। तो भाई साहब उसको समझाते थे कि अगर इस तरह से तुम अंग्रेजी को स्टडी करोगे तो लाइफ लॉन्ग तुम्हें ये अंग्रेजी पढ़ते ही रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। हर्फ मतलब एक अक्षर भी तुम्हें अंग्रेजी का समझ में नहीं आएगा, इतना टफ ये इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। अंग्रेजी पढ़ना कोई हँसी खेल नहीं है, मतलब आसान काम नहीं है। हँसी खेल यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आसान काम, और नहीं है मतलब नहीं है। कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं, ऐरा गेरा नत्थु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि जो चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट ले ले और उसे पढ़ ले। अगर ऐसा होता तो कोई भी सामान्य व्यक्ति अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तब कहीं यह शिक्षा आती है, यह विद्या आती है, मतलब तब आप अंग्रेजी का थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हो। और तो आती क्या है, हाँ, कहने को आ जाती है, मतलब इतना एफर्ट करने के बाद में भी थोड़ा सा ही इंग्लिश हम समझ पाते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। तो राइटर बता रहा है कि कितने ही बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, कितने ही बड़े स्कॉलर्स हुए हैं, पर वो भी है ना, तो बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजी में बीए कर लिया है, एमए कर लिया है, पर वो भी शुद्ध अंग्रेजी मतलब करेक्ट इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, बोलना तो और दूर भी रहा। और मैं कहता वो कह रहे हैं कि तुम कितने घोंगा, घोंगा मतलब मूर्ख हो, कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, मतलब मैं तुम्हें इतना पढ़ाई करते हुए दिखता हूँ और तो भी तुम मुझसे लेसन नहीं ले रहे। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। तो जो बड़े भाई साहब हैं वो उसको समझाते हैं कि तुम मुझे देखते रहते हो, मैं दिन रात पढ़ता रहता हूँ, पर फिर भी तुम्हें ये नहीं समझता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये तुम्हारी मिस्टेक है, ये तुम्हारी आईज की मिस्टेक से, कि तुम्हारी आईज ये सब नहीं देख, आंखें ये सब नहीं देख पा रही हैं। और ना और तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा नॉलेज भी इसमें समझदारी से काम नहीं ले रहा है कि पढ़ाई करना चाहिए, और तुम जब चाहे तब खेलने चले जाते हो। इतने मेले तमाशे होते हैं, तो मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। तो बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि बहुत सारे फेयर्स लगते रहते हैं, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, पर जो बड़े भाई साहब है वो कभी उसे देखने नहीं जाते। रोज ही स्कूल के मैदान में क्रिकेट और हॉकी के मैच होते रहते हैं, पर जो बड़े भाई साहब है वो कभी नहीं वहां पर जाते हैं। हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हैं? तो यहाँ पर राइटर के जो बड़े भैया उन्हें समझा रहे हैं कि मैं हमेशा स्टडी करता हूँ, उस पर भी एक एक क्लास में मुझे 2 2 3 3 साल लग जाते हैं, और तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम इस तरह से खेलोगे, टाइम वेस्ट करोगे? वक्त गंवाना मतलब टाइम वेस्ट करना, और तुम पास हो जाओगे। मैं तो 2 3 साल में लग रहे हैं मुझे एक क्लास पास करने में, अगर तुम इस तरह से पढ़ोगे तो लाइफ लॉन्ग तुम एक ही क्लास में पढ़े रहोगे, सड़ते रहोगे, मतलब बेकार टाइम वेस्ट करते रहोगे। और अगर तुम्हें इसी तरह टाइम वेस्ट करना है, अपनी लाइफ वेस्ट करना है, तो तुम घर चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर आराम से तुम, जब तुम्हें जो खेलना है गुल्ली डंडा वगैरह वो खेलो। पर पापा की जो मेहनत की कमाई है, गाड़ी कमाई मतलब मेहनत की कमाई, उसे इस तरह से तुम वेस्ट ना करो। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? तो जब वो भैया मुझे इतना डांटे, लताड़ सुनना मतलब डांट सुनना। अब डांट, कोई कोई डांटता है तो हमें रोना आ ही जाता है, तो जो छोटा भाई है वो भी रोने लगता था। अब वो आंसर क्या देता है जो भैया ने इतना बड़ा लेक्चर दिया उसका? अब अपराध, अपराध मतलब गलती तो उसने की है, तो
पर देखो, हम गलती करते हैं, पर अगर कोई हमें डाँटता है, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही छोटे भाई को भी अच्छा नहीं लगता था कि बड़े भाई उसको डाँट रहे हैं, पर सहना तो पड़ता है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, तो जो उपदेश या लेक्चर देने की कला होती है, दूसरे को अच्छी बातें समझाने की जो आर्ट होता है, उसमें वो निपुण निपुण मतलब एक्सपर्ट थे। ऐसी-ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे-ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े-टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। तो मतलब दिल को दुःख देने वाली बातें वो कहते, ऐसे-ऐसे वो कमेंट करते उनके ऊपर कि जो स्पीकर है, उसका जो दिल है, वह बैठ जाता, उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाते मतलब वो बहुत दुखी हो जाता। जिगर के टुकड़े-टुकड़े हो जाना मतलब दुखी होना। तो बड़े भाई साहब की ऐसी डाँट और ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत दुःख होता और उसका जो करेज है, उसकी जो हिम्मत है, वह टूट जाती मतलब उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। तो जब भाई साहब की ऐसी डाँट सुनता था, तो उसको लगता था कि इतना ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे तो बूते के बाहर है, मतलब मेरी कैपेबिलिटी के बाहर है इतनी देर तक पढ़ते रहना। और वो निराश हो जाता था। उसकी जो होप है वो चली जाती थी। फिर वो सोचता था कि ऐसा करता हूँ, मैं घर वापस चला जाता हूँ, क्योंकि इतनी देर पढ़ाई करना तो मेरे बूते के बाहर है, मतलब आई कांट डू दिस मच स्टडीज़। तो इसलिए वो सोचता था कि फिर यहाँ रह के पढ़कर मैं क्यों अपनी लाइफ वेस्ट करूँ। मुझे अपना मूर्ख रहना मंज़ूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। तो राइटर को इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने की आदत नहीं थी, तो उसे घबराहट होती थी। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते थे और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूँगा। तो 1-2 घंटे तक वो ऐसा ही सैड रहता था, उसको लगता था कि मैं तो घर लौट जाता हूँ, मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं होगी। पर थोड़ी देर बाद में फिर वो पॉज़िटिव सोचने लगता था। जो उसके निराशा के बादल हैं, मतलब जो उसके अंदर डिसहोप है, वो चली जाती थी और वो होप के साथ सोचता था कि अब मैं खूब जी लगाकर मतलब मन लगाकर स्टडी करूँगा। चट-पट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ? तो जैसे कि हमको कोई भी प्लानिंग करना है, तो एक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होती है अगर हम कुछ काम करने जा रहे हैं। तो वैसे ही जो स्पीकर है उसे भी लगता था कि जब मैं टाइम टेबल बनाऊँगा तभी मैं पढ़ सकता हूँ, इसलिए वो पहले टाइम टेबल बनाता था। टाइम टेबल में खेल-कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती, मतलब टाइम टेबल में वो बिल्कुल भी अपने खेलने-कूदने के लिए टाइम नहीं देता था। प्रातः काल 6 बजे उठना, मुँह हाथ धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब। तो उसके टाइम टेबल में वो ऐसा प्लान करता कि वो 6 बजे उठेगा, फिर हाथ-मुँह धोकर ब्रेकफ़ास्ट लेकर वो पढ़ने बैठ जाएगा, 6 से 8 तक वो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेगा, फिर 8 से 9 हिसाब, हिसाब मतलब मैथ्स पढ़ेगा, वो गणित पढ़ेगा, 9 से साढ़े 9 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, फिर 9 टू 9:30 तक वो हिस्ट्री पढ़ेगा, फिर खाना खाएगा और स्कूल चला जाएगा। साढ़े 3 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, साढ़े 6 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। तो देखिए कितना टफ टाइम टेबल उसने बनाया था कि स्कूल से वापस आने पर भी हाफ एन आवर रिलैक्स होने के बाद में वो 4 टू 5 ज्योग्राफी पढ़ेगा, फिर 5 टू 6 ग्रामर पढ़ेगा, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही थोड़ा वॉक कर लेगा, फिर 6:30 से 7 तक इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग करेगा, फिर डिनर के बाद 8 टू 9 वह अनुवाद अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन करेगा, फिर 9 से 10 तक वह हिंदी पढ़ेगा और 10 से 11 तक और भी डिफरेंट विविध मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ेगा और फिर आराम करेगा। तो इतना टफ टाइम टेबल अगर आप भी बनाएँगे बच्चों, तो आप भी घबरा जाएँगे और 1-2 दिन में यह टाइम टेबल आपका काम नहीं करेगा। टाइम टेबल इस तरह से बनाना चाहिए कि जिसमें आपको थोड़ा रिलैक्स होने को, खेलने के लिए भी टाइम हो और जो बात आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में भी जाए। तो मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। तो राइटर कह रहा है टाइम टेबल बनाना तो बड़ी आसान बात है, कोई भी बना लेता है, पर उसको अमल करना मतलब उसे फॉलो करना ये बहुत कठिन बात होती है और ये अलग होता है। टाइम टेबल बनाना एक अलग टास्क है और फॉलो करना अलग टास्क है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो गई, मतलब उस पर ध्यान न देना शुरू हो गया। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के-हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल-कूद,
कबड्डी के वह दाँव-घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। तो जब मैदान का जो ग्रीनरी है उसे देखकर उसे वह अट्रैक्ट करती थी, जो ग्राउंड की ग्रीनरी है, हवा चलती रहती थी हल्की-हल्की, फिर वो फुटबॉल देखता था बच्चों को खेलते हुए, कुछ बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो उसको अननोइंगली और कंपल्सरीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी और वो वहाँ चला जाता था और वहाँ जाते ही वह सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँखें फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती और भाई साहब को नसीहत और फ़ज़ीयत का अवसर मिल जाता। तो वहाँ जाकर उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। अब देखो वो जो टाइम टेबल है उसको वो राइटर कह रहा है जानलेवा मतलब जान लेने वाला इतना डिफ़िकल्ट टाइम टेबल है। जो बुक्स हैं उसको वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि वो आँख फोड़ने वाली मतलब आँखों को तकलीफ देने वाली बुक्स हैं। ये सब उसको याद ही नहीं रहता था और फिर से उसके जो बड़े भाई हैं उनको उसे लेक्चर देने का और उसकी इंसल्ट करने का, फजीहत करने का, डाँटने का चांस मिल जाता था। इसलिए अब राइटर क्या करता था उनसे दूर-दूर रहने लगा था। साए से भागना मतलब दूर-दूर रहना और उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में दबे पाँव मतलब चुपचाप आता। इतनी चुपचाप आता कि बड़े भाई को पता ही ना चले। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो मतलब उन्हें पता ही नहीं चला इस तरह से वो बिल्कुल साइलेंटली आता था, चुपचाप आता। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। मतलब उसे हमेशा ये डर रहता था कि बड़े भाई उसे देख लेंगे तो उसकी जान खतरे में है। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। मतलब हमेशा डेंजर है अपने कभी भी बड़े भाई साहब डाँट सकते हैं, ये टेंशन उसको रहता था। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। तो जैसे कि लोगों को जो चीज़ पसंद होती है वो करते समय कई बार वो लोग रिस्क लेते हैं। रिस्की होता है जैसे कि जिन लोगों को ड्रिंक करने की आदत रहती है उन्हें पता है कि इससे जान जा सकती है फिर भी वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं। तो किसी भी चीज़ की आदत बुरी होती है। तो वैसे ही राइटर कह रहा है कि भले ही मुझे पता था कि इससे मुझे बड़े भाई साहब की डाँट खाने को मिलेगी, वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, पर फिर भी वो खेलने-कूदने को छोड़ नहीं सका। कहानी में आगे क्या हुआ, यह जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।